नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और खबर उत्तराखंड के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरे को लेकर इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार होना है और समय समय कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं रहती हैं। इसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि मुख्यमंत्री शासकीय कार्यों के लिए लगातार देश की राजधानी में जाते रहते हैं। प्रदेश की अलग अलग योजनाओं को पास कराने के लिए केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते हैं। जहां तक कैबिनेट विस्तार का सवाल है, वो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी इस प्रदेश की जो विकास कार्य है उनको लेकर के समय समय पर दिल्ली जाते हैं और हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे वार्ता करने का काम करते हैं कि इस प्रदेश को और आगे कितने विकास हमें देने हैं, क्या प्रस्ताव है, उन सबको लेकर के जाकर के चर्चा करते हैं। रही बात कैबिनेट विस्तार की, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और वो जब उनको वहां से आदेश प्राप्त होगा तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द यहाँ पर कैबिनेट का जो हमारा विस्तार होना है वो हो जाएगा। पर माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर दिल्ली जाते हैं, तमाम प्रदेश की जो विकास कार्य हैं, जो यहाँ की गतिविधियां हैं, उन सारी चीजों को चर्चा करने के लिए जो हमारे केंद्रीय स्तर। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने पीएमजीएसवाई के विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने विभाग द्वारा मसूरी विधानसभा क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की प्रगति की भी विस्तार से जानकारी ली है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पीएमजीएसवाई के अंतर्गत चल रहे विशेष अवशेष निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए और सभी कार्य तय समय सीमा के भीतर पूर्ण किए जाएं। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और समयबद्ध तरीके से कार्य संपन्न करने पर विशेष जोर दिया है। 30 अप्रैल से देवभूमि उत्तराखंड में शुरू हो रही पावन चारधाम यात्रा को लेकर एनएचएम यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने भी अपनी कमर कस ली है। इस बात को लेकर एनएचएम की मिशन निदेशक स्वाति सिंह भदौरिया ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए हमारे मेडिकल अधिकारियों की ट्रेनिंग चल रही है और इस बार हम चारों धामों में कुल 102 स्वास्थ्य मित्र तैनात कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार हम 25 एमआरपी यानी मेडिकल रिलीफ पोस्ट लगा रहे हैं, जिसमें हमारे स्वास्थ्य मित्र, फार्मासिस्ट और मेडिकल अधिकारियों को तैनात किया जाएगा जो श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य की जांच करेंगे। इसमें जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं उन सबकी ट्रेनिंग भी चल रही है अभी, और जो रेगुलर मेडिकल स्टाफ है हमारा उसके अतिरिक्त स्वास्थ्य मित्र भी लगाए जाते हैं जो 102 की संख्या में इस बार एनएचएम द्वारा लगाए जा रहे हैं। और हमारी जो मेडिकल रिलीफ पोस्ट हैं वो भी चारधाम रूट पे लगाई जाती हैं। तो 25 हमारी इस बार एमआरपीज भी लग रही हैं जिसमें स्वास्थ्य मित्रों को और हमारे फार्मासिस्ट और मेडिकल ऑफिसर्स को पोस्ट किया जाएगा, जो कि हमारे आने वाले सभी श्रद्धालुओं की जांच और स्क्रीनिंग का कार्य करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा संजय तोमर के नेतृत्व में नेशनल हेराल्ड घोटाला को लेकर कांग्रेस पार्टी का पुतला पहाड़ी गली चौक पर दहन किया गया। वहीं संजय तोमर के द्वारा राहुल गांधी और गांधी परिवार के बारे में कहा गया कि राहुल गांधी और गांधी परिवार की इस घोटाले में मिलीभगत है। आइए जानते हैं क्या कहना है संजय तोमर का। देखिए, मैं आपको विदित कराना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता युवा मोर्चा एवं भाजपा कार्यकर्ता द्वारा पहाड़ी गली चौक विकास नगर में नेशनल हेराल्ड जो घोटाला है, जो एक साप्ताहिक अखबार नेहरू जी के माध्यम से 1938 में शुरू किया गया था, उस घोटाले के संलिप्त में राहुल गांधी, सोनिया गांधी परिवार का जो नाम आया है उसके खिलाफ युवा मोर्चा द्वारा प्रदर्शन किया गया है। और ये प्रदर्शन भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कांग्रेस की भ्रष्ट और सरकार विरोधी नीतियों के खिलाफ है। देखने में आता है कि मात्र जिस प्रकार से 50 लाख रुपए से नेहरू परिवार ने जो एजीएल कंपनी को खरीदा और जिस एजीएल कंपनी का 2008 में क्राइसिस, जब कंट्री क्राइसिस चल रहा था उस समय आर्थिक मंदी के समय बंद हुआ, तो मात्र 50 लाख रुपए टोकन से उस कंपनी को खरीदा जाता है और उसके एवज में 2000 करोड़ संपत्ति का अधिग्रहण करा जाता है, जो कि देश की न्याय व्यवस्था और आम जनमानस का धोखा है। तो ये कहीं ना कहीं नेहरू परिवार ने 1950 से लेकर अभी तक सिर्फ लोगों को ठगने का काम करा है। मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी जी भरे सदन में जाके पूरे देश से माफी मांगे और जो ये कर्मकांड उन्होंने पूरे देश के साथ करा है अपना त्याग पत्र दे। हमारा युवा मोर्चा की घोर निंदा करता है।
गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उच्च जोखिम गर्भ अवस्था यानी हाई रिस्क प्रेगनेंसी को चिन्हित करने पर काम कर रहा है, जिसे लेकर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने कुछ समय पहले जिला स्तरीय बैठक ली। इस बात पर डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने कहा कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान करने के लिए हमने सभी ब्लॉक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी एएनएम सेंटरों में ग्लूकोमीटर के साथ सभी जरूरी उपकरण और पेशाब की जांच की व्यवस्था रखें। साथ ही उन्होंने कहा कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी के 10 मुख्य बिंदुओं को स्वास्थ्य केंद्रों में जनता को दिखाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे सही समय पर गर्भवती महिलाओं का चेकअप हो पाएगा। देखिए, मैटरनल मोर्टेलिटी को अगर हम कम करना है तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी उनको आइडेंटिफाई करना एक बहुत बड़ा अहम उसमें पड़ाव है। तो कैसे हम समय से हाई रिस्क जो प्रेगनेंसी है उसको आइडेंटिफाई करें, उसके लिए हमने कहा कि सब जो एएनएम सेंटर है उस पर बीपी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, सभी जगह वेइंग मशीन होनी चाहिए, उनका ग्लूकोमीटर होना चाहिए, चेक हीमोग्लोबिन भी सबको प्रोवाइड किए गए हैं। साथ में यूरिन की जांच करने का जो एल्बुमिन जांच करते हैं वो सब चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। और जो 10 जो पॉइंट हैं जिसमें हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी को डिफाइन करते हैं, 10 जो बिंदु हैं वो भी सबके यहाँ पे डिस्प्ले होने चाहिए, ताकि कई बार होता है कि आदमी को मेमोरी में चीज़ें नहीं रहती है, तो वो डिस्प्ले रहेंगी तो लगातार उनको याद रहेंगी चीज़ें। तो जब हाई रिस्क प्रेगनेंसी को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उनको जो है जो हमारे डॉक्टर की कंसल्टेशन वो भी मिलेगी प्रॉपर तरीके से। उनके चेकअप भी हम जो हाई रिस्क होते हैं पूरे एनसीपी में 6 चेकअप का प्रोविजन है, वो भी हम उनको प्रोवाइड कराएंगे। और साथ में जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उनको समय से हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए प्रमोट करेंगे। और अगर कोई ऐसी जगह पे रहती है कि उनका तुरंत जो है डिलीवरी के समय पे आना संभव नहीं है, तो उनको पहले से ही वहाँ ला करके अस्पताल में भर्ती किया जाएगा, और ताकि समय से उनकी जो डिलीवरी हो सके और एकदम डिलीवरी के समय पर पैनिक। रुद्रप्रयाग जनपद की केदार घाटी का सीमांत गांव तोशी आजादी के बाद पहली बार संचार सुविधा से जोड़ने जा रहा है। तोशी गांव को संचार सुविधा से जोड़ने को लेकर बीएसएनएल मोबाइल टावर का निर्माण कार्य गतिमान है। आजादी के बाद तोशी गांव के पहली बार संचार सुविधा से जोड़ने से ग्रामीणों में उत्साह देखने को मिल रहा है। तोशी गांव में संचार सुविधा सुचारू होने से ग्रामीणों के साथ तोशी वासुकी ताल केदारनाथ पैदल ट्रैक पर आवाजाही करने वाले पर्यटकों को भी संचार सुविधा का लाभ मिलेगा। तोशी गांव में तीर्थाटन पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत थी और काफ़ी समय से ये पहल लोगों की थी, यहाँ पे कार्रवाई हो चुकी थी, लेकिन जो है कि पिछले साल भर से जो प्रोसीजर चल रहा है, अभी उम्मीद जगी हुई है कि बीएसएनएल का जो नेटवर्क यहाँ पे लग रहा है तो इसमें संचार की सारी सुविधाएँ मिल सकती हैं। क्या नहीं थी यहाँ पे लोगों को जो है कि काफ़ी ऊंची चोटियों पे जाकर के या 2 किलोमीटर आगे जाकर के नेटवर्क संचार सुविधा का लाभ होता है, दूर जाकर के जो है कि नेटवर्क की बात हो पाए। उत्तराखंड में हाल ही में 10वीं और 12वीं का परिणाम जारी हुआ है, जिसमें डोईवाला के एक इंटर कॉलेज की छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इंटरमीडिएट पीसीएम की छात्रा माही ने राज्य की वरीयता सूची में 25वां स्थान हासिल किया है, जबकि बालिका वर्ग में उनका 18वां स्थान रहा है। विद्यालय ने अपनी होनहार छात्राओं की इस उपलब्धि पर उनका फूल माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया और उनका उत्साहवर्धन किया है। हाई स्कूल परीक्षा में भी विद्यालय की आयशा सलीम ने 86.2% अंक हासिल कर विद्यालय में टॉप किया है, जबकि सना अंजुम ने 82% अंक प्राप्त किए हैं। विद्यालय प्रबंधक मनोज नौटियाल ने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद अशासकीय विद्यालय बेहतर परीक्षा परिणाम दे रहे हैं। विगत 3 वर्षों में विद्यालय के छात्रों ने मेरिट सूची में स्थान बनाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, जिसका श्रेय शिक्षकों और अभिभावकों को जाता है। विद्यालय की इन होनहार छात्राओं की उपलब्धि ने एक बार फिर साबित किया है कि कड़ी मेहनत और समर्पण से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा पब्लिक इंटर कॉलेज जो क्षेत्र का एक जाना माना और सभी के जुबान पे आने वाला स्कूल है, जो गन्ना कृषकों के और मजदूरों पर सबकी आवाज़ है। हमारा 1954 का इतना पुराना प्रतिष्ठान है, और इस वर्ष जो हाई स्कूल इंटर के जो पेपर हुए थे उसमें हमारा जो स्कूल है इसमें कुमारी माही ने 92% अंक अर्जित करके प्रदेश में 25वां रैंक अर्जित किया, और जो गर्ल्स का जो रैंक है उसमें वो 18वां रैंक था उसका। तो ये हमारे स्कूल के लिए वाकई एक गौरव का क्षण है, हमारे समस्त स्टाफ के लिए, हमारे प्रधानाचार्य जी के लिए, जिन्होंने कम समय पे ही ये यहाँ पर एक मैनेजमेंट को सुधारने का काम किया। और हम पिछले 2018 से देख रहे हैं कि हमारे स्कूल में अभी तीसरा या चौथा बच्चा है जो रैंक में लाया। तो हमारा प्रयास है कि हमारा स्कूल, जिस पर यहाँ के लोगों का विश्वास है, और जितने शासकीय विद्यालय पूरे जिले में उनमें से हमारा जो स्कूल है
उसमें आज भी बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। तो ये दर्शाता है कि अभी भी लोगों का विश्वास पब्लिक इंटर कॉलेज पर है। सही कहा मैडम, यहाँ पे जो जागरूकता की दृष्टि से देखा जाए तो जो बालिका हैं वो ज़्यादा जागरूक हैं पढ़ाई के लेकर, लड़के थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हैं। मैंने अभी यहाँ पे 3-4 महीने पहले ही यहाँ पे स्कूल को ज्वाइन किया है और मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो ये नया सत्र है, इस नया सत्र में मैं इस मिथक को तोड़ूँ। बालक भी जो है आपकी जो मेधावी सूची है उसमें अच्छे प्राप्त करके उस सूची में स्थान प्राप्त करें। सबसे पहले मेरा जो बहुत बहुत बधाई है मेरे जो लड़कियों को जिन्होंने जो प्रदेश की सूची में स्थान प्राप्त किया, उनके परिवार वालों को और उन समस्त शिक्षकों को जिन्होंने उस ऊंचाइयों को पहुंचाने में बच्चों की मदद की है। साथ में जो हमारे मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ने हमें बहुत सपोर्ट किया है और इसी सपोर्ट को देखते हुए मैंने यहाँ पे NEP के तहत इस साल भी क्या है बहुत सारे सुधार किए हैं, चाहे वो अनुशासन को लेके हो, पढ़ाई के स्तर को लेके हो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष हमारा बालक और बालिका दोनों ही जो है जो सूची क्रम है उसमें स्थान अवश्य प्राप्त है। मेरे परिवार वालों का, स्कूल का और ख़ासतौर पर हमारे प्रिंसिपल सर और मेरे ट्यूशन वाले टीचर दुर्गा भैया, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। हमारे क्लास में सब्जेक्ट टीचर तेजवीर सर, केमिस्ट्री मैम, किरण मैम, मोनिका मैम, द्विवेदी सर, इन सब का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। जैसे स्कूल में पढ़ाया गया उसे घर जाके रिवीजन करना, ट्यूशन में जो भैया ने पढ़ाया उसे पढ़ना, बस इसका पूरा श्रेय मेरे घर वालों और स्कूल और ट्यूशन टीचर को जाता है। अच्छे से उन्हें पढ़ना चाहिए और हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन करना चाहिए। उधम सिंह नगर के जसपुर में रामलाल सिंह चौहान इंटर कॉलेज में छात्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसमें कुआखेड़ा निवासी ऋषभ ने उत्तराखंड के इंटरमीडिएट में टॉप 10 में अपना स्थान बनाया है, जिसमें ऋषभ ने प्रदेश में 5वां स्थान प्राप्त किया है और 96.2% अंक प्राप्त किए हैं। ऋषभ की इस कामयाबी से उनके माता पिता में काफ़ी खुशी है। ऋषभ ने इस कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया है और आगे UPSC की तैयारी की बात कही है। रामलाल सिंह चौहान इंटर कॉलेज में हाई स्कूल से पूरनपुर गांव निवासी विवेक ने प्रदर्शन में प्रदेश में 19वीं रैंक हासिल की और अपने स्कूल और माता पिता का नाम रोशन किया। विवेक भी इस कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया है। विवेक का कहना है कि वो एक गरीब परिवार से है और उनके पिता किसान हैं, इसलिए आगे की पढ़ाई भी खूब मेहनत से करेंगे। विद्यालय के प्रधानाचार्य नरेश चौहान ने कहा कि हर वर्ष विद्यालय का रिजल्ट अच्छा रहता है। पूर्व में इस विद्यालय की छात्रा ने उत्तराखंड में पहले स्थान प्राप्त किया था। घर वालों को मतलब कि मम्मी पापा को देना चाहूँगा और अपने स्कूल के टीचर्स को, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मैं रामलाल सिंह चौहान, सरस्वती विद्या मंदिर, जसपुर। अभी मैं आगे UPSC के लिए जाना चाहता हूँ। अभी हाल में ही दिल्ली एडमिशन भी करवा लिया बाजीराव में। मैं पहली बात तो विद्या मंदिर में पढ़ता हूँ, इसमें रामलाल सिंह चौहान सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में। मैं पूरनपुर से हूँ और मैं एक सिंपल फैमिली से हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं मेरिट में आया हूँ। इसका श्रेय हमारे क्लास टीचर श्री राजीव कुमार और हमारे बाकी जो टीचर हैं, खासकर इंग्लिश वाली मैम और हिंदी वाली मैम ने हमें बहुत अच्छे से समझाया है कि एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाया है। और हम मेरे माता पिता ने भी बहुत मुझे पढ़ाने के लिए वो करा है। वैसे तो हम इतने अमीर नहीं हैं, फिर भी उन्होंने पैसे दे देकर हमें यहाँ पर पढ़ाने के लिए वो करा है। देखते हैं अब मैंने सोचा है कि JEE का एग्ज़ाम के लिए तैयारी करूं। मैं 12th के पास अभी से तैयारी करने चालू करता हूं। क्योंकि वैसे तो अपना विद्यालय प्रतिवर्ष मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करता ही है और मुख्य रूप से अपने जो पूर्व प्राचार्य जी हैं बलकरण जी, उन्होंने संपूर्ण पेरेंट्स को और बच्चों को इतना दिशा निर्देश दिया है कि अभी उन्हीं के पद पर हम आगे बढ़ रहे हैं और पूरा स्टाफ भी बहुत मेहनत करता है। वास्तव में जो ये बच्चा ऋषभ चौहान, जिसने वरीयता सूची में 5वां स्थान प्राप्त किया है, ये इससे हमारा संपर्क हुआ, घर पे कई बार संपर्क हुआ और इसके पिताजी एक कृषक हैं, लेकिन घर पर ये नियमित 8 घंटे 10 घंटे स्टडी करता है और किसी प्रकार की कोचिंग इसने नहीं लगाई हुई है। लेकिन और ऐसी जो और बच्चे भी मेरिट में आए हैं, ये भी घर पर जो है कई घंटे पढ़ते हैं। मुख्य रूप से
जो हाई स्कूल में जो मेरिट में आया उसमें आया बच्चा पहले स्थान पर विवेक कुमार। यह बच्चा भी बहुत अधिक मेहनती है और इसके पिताजी भी एक कृषक हैं, खेती करते हैं। और ये बच्चा भी प्रतिदिन जो है 8-9 घंटे अपनी स्टडी करता है। सभी आचार्यों अध्यापकों की मेहनत, परिश्रम और समर्पण इन सब बच्चों के साथ रहा। अपनी माननीय प्रबंध समिति माननीय मदन पाल जी, अपने प्रबंधक जी और अपने माननीय कोषाध्यक्ष जी श्रीमान पृथ्वी सिंह गहलोत जी और अन्य सभी पदाधिकारियों का पूरा सहयोग मार्गदर्शन यहाँ रहता है और पूरा स्टाफ का उत्साहवर्धन आपकी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हुए और ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त करने और केंद्र सरकार से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा और बहन बेटियों के साथ हो रही बलात्कार, घरों में आगजनी के मामलों में कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। एक बहुत बड़े आयोजन की अनुमति ममता के द्वारा स्वतंत्र भारत में, बंगाल में, ममता दीदी की सरकार में माताओं बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते हिंदुओं के घरों को आग लगाई जा रही है, बच्चों को पीड़ित किया जा रहा है। स्वतंत्र भारत में हिंदू अपने ही प्रांत में, अपने ही देश में रिफ्यूजी कैंप में रहने के लिए बाध्य हैं। उनके लिए घोर अत्याचार हो रहा है। मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते ये सब स्वतंत्र भारत में नहीं चलेगा। विश्व हिंदू परिषद को इसके लिए और कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। ममता दीदी को तुरंत बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाना बहुत आवश्यक हो गया है। और मैं हमारी मोदी सरकार से ये पुरजोर हमारा निवेदन है, आग्रह है, दो आग्रह है। ममता सरकार को बर्खास्त करके और राष्ट्रपति शासन लगा। रुड़की नगर निगम बरसात से पहले शहर की साफ सफाई को लेकर बेहद गंभीर है। शहर के 104 नालों की साफ सफाई के लिए नगर निगम में 100 सफाई कर्मचारियों के नाला गैंग को जिम्मेदारी सौंपी है। नगर निगम की योजना है कि अगर जरूरत पड़ी तो और भी नाला गैंग और सफाई कर्मचारी बढ़ाए जाएंगे। नगर आयुक्त तो राकेश चंद तिवारी ने सफाई सुपरवाइजर की बैठक में सभी कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि शहर के सभी नालों की साफ सफाई में कोई लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि अगर सफाई कर्मचारियों की कमी रहती है तो उनकी संख्या और बढ़ाई जा सकती है। शहर में नालों की साफ सफाई का काम तेजी से शुरू कर दिया जाएगा। नगर निगम जेसीबी लगाकर साफ सफाई कराएगा, खासकर उन नालों पर जो अतिक्रमण के कारण प्रभावित है। शहर में छोटे बड़े लगभग 104 नाले हैं, जिनमें से कुछ पर अतिक्रमण भी किया हुआ है। नगर निगम इन नालों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दे रहा है ताकि बरसात के दौरान शहर में जलभराव की समस्या न हो। क्योंकि अब बरसात का समय नज़दीक आ रहा है, अभी मानसून अवधि हमारी जून जुलाई से बारिश होना शुरू हो जाएगी। तो एक तो नालों की सफाई, नाला गैंग के रूप में हमने जो आउटसोर्स एजेंसी है उसको लेटर भेजा था कि 100 नाला गैंग कर्मचारी हमें प्रोवाइड कराने हैं। तो उसके संबंध में कि जैसे कल परसों से कर्मचारी मिल जाएंगे तो सभी सुपरवाइजर अपने अपने क्षेत्रों में जो उनके यहाँ कर्मचारी तैनात होंगे उनसे छोटी छोटी नालियाँ जो है और बड़े नालों में जेसीबी के माध्यम से सफाई करवाएं। और कहीं आवश्यकता पड़ती है एक आध दो नाले जो बहुत बड़े हैं, जो मैनुअल नहीं सफाई हो सकते, तो उसका हम टेंडर भी करेंगे। इसके साथ साथ ही हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण का वो जैसे वार्ड खुल रहे हैं तो उसमें रैंकिंग वो ग्रेडिंग दी जा रही है। तो उसके संबंध में भी जो हमारी टीम काम कर रही है, फर्म काम कर रही है, उसके साथ साथ हमारे जो कर्मचारी हैं ये भी डेटा फीडिंग करवा रहे हैं। तो उसके लिए भी निर्देश दिए गए। सर क्या होता है ना कि जब गीला वहाँ से नाले से मलबा निकलता है तो थोड़ा सा गीला रहता है, जिससे पानी इधर उधर फैलता रहता है। तो एक दो दिन के लिए कर्मचारी वहाँ से निकाल के साइड में रख देते हैं, सूख जाए, ताकि आसानी से वो गाड़ी में आके और उसका निस्तारण हो सके। लेकिन कभी कभी कर्मचारियों की कमी, गाड़ी कभी ख़राब हो जाती है तो उससे टाइम लग जाता है। लेकिन कोशिश ये रहेगी
जसपुर विधानसभा कोतवाली क्षेत्र की नादेही चौकी क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। फीका पुल के पास एक पिकअप वाहन ने बुलेट सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान पुष्कर चंद जोशी के रूप में हुई है, जो IRB बैल पड़ाव में दरोगा के पद पर तैनात थे। पुष्कर चंद जोशी आज बिजनौर के नजीबाबाद में डाक देने गए थे और वापसी के दौरान जसपुर नादेही रोड पर फीका पुल के पास यह हादसा हुआ। पिकअप वाहन की टक्कर से उनकी बुलेट अनियंत्रित हो गई और उन्हें गंभीर चोटें आईं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फरार पिकअप चालक की तलाश की जा रही है। इस घटना से पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर है। मृतक दरोगा पुष्कर चंद जोशी चंपावत जनपद के रहने वाले थे और अपने काम के प्रति समर्पित थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन गहलोत ने बताया है कि मृतक के शरीर पर मल्टीपल इंजरी आई थी, जिसने मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज करीब 4:20 पे एक मृतक को यहाँ लाया गया है। शिनाख्त पता लगा कि वो पुष्कर चंद जोशी हैं, जो IRB बैलपड़ा में तैनात हैं। ये चंपावत के रहने वाले हैं। ये बिजनौर से बुलेट वाहन से आ रहे थे अपनी। इनकी फीका पुल के बाद नादही के पास इनकी पिकअप वाहन से टक्कर हुई और उसमें इनकी मृत्यु हो गई। इनके शरीर पर मल्टीपल इंजरीज आई हैं, जिसके कारण इनकी मौत हुई है, ऐसा समझो। उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के शक्ति फॉर्म में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। टेगौर नगर निवासी सागर मंडल की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सागर मंडल माइनिंग बालों से बचने के चक्कर में रेत के डंपर के नीचे आ गए, जिससे उनकी जान चली गई। परिवारजनों ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया है कि नगर क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने में प्रशासन विफल है। उनका कहना है कि लगातार हो रहे हादसों का जिम्मेदार प्रशासन है। अगर अवैध खनन नहीं रोका गया तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। सड़क दुर्घटना के बाद शक्ति फॉर्म के लोगों ने सड़क जाम कर दी और धरना शुरू कर दिया। धरने पर नगर पंचायत शक्तिगढ़ के अध्यक्ष सुमित मंडल और उनके समर्थक भी बैठे हैं। समर्थकों ने स्थानीय पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं। नगर पंचायत शक्तिगढ़ के अध्यक्ष सुमित मंडल ने सितारगंज उप जिला चिकित्सालय पहुंचकर दुख व्यक्त किया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए खटीमा भेज दिया है। दरअसल ये टैगोर नगर में अभी बहुत ही दुखद घटना हुआ है, जो कि पानी की टंकी के बगल में है। हमारे गांव में बाबू मंडल, जो कि कुछ दिन पहले उनका स्वर्गवास हो गया है, उनका पुत्र सागर मंडल, जो कि गाड़ी लेके बाजार की ओर से गांव की तरफ जा रहे थे, जबकि उधर से रेता की गाड़ी आ रही थी डंपर, जिसमें टकराकर उसकी बहुत ही दर्दनाक मृत्यु हो गई, जिससे यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ और बहुत ही गमगीन माहौल बना हुआ है। और इस विषय में शासन प्रशासन से भी कई बार कहा गया है कि यहाँ से ब्रेक रोकर बनाया जाए, लेकिन वहाँ बनाया नहीं गया और यहाँ अक्सर ऐसी घटनाएं हो रही है। और मैं बता सकता हूँ पिछले 6-7 महीने में 2-3 मृत्यु यहाँ पे हो चुकी है और इसमें कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया कि जिससे कि गाड़ी की रफ्तार यहाँ कम हो। अभी बीच में यह भी कहा गया था कि भारी वाहन रात के 10 बजे से पहले नहीं आएगा, लेकिन जब हादसा होता है कुछ दिन के लिए रोका जाता है, फिर इन भारी वाहनों को छोड़ दिया जाता है और ऐसे ही हादसे निरंतर होते रहते हैं। का विषय है, टैगोर नगर का निवासी है और इसके माता पिता पहले से खत्म हो चुके हैं। मामा के घर में शायद रहते थे और चाचा के घर में। तो बहुत दुख का विषय है। शक्ति फार्म में ये लगातार जो अनलीगल माइनिंग और जो अवैध खनन के रूप में जो एक्सीडेंट हुआ है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।